हाय एवरीवन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट बहुत ज़्यादा इजीएस्ट टॉपिक है, ठीक है। सबसे पहले डायपोल मूवमेंट टॉपिक दिया किसने था, किसने इसकी स्टार्टिंग की थी? सर पॉलिंग ने। पॉलिंग वाज द साइंटिस्ट जिन्होंने डायपोल मूवमेंट दिया था। डायपोल मूवमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है? डायपोल मूवमेंट हम क्यों पढ़ते हैं? देखो, जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल होते हैं ना, कोवेलेंट मॉलिक्यूल जैसे कि CH4 का एग्जांपल हम इतनी बार स्टडी करते हैं। CH4 एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, सारे क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है ना। तो ये CH4 मॉलिक्यूल के अंदर जो होता है एक पोलर करेक्टर होता है, पोलैरिटी होती है, ठीक है। इस पोलैरिटी का, या फिर यूं कह दो कि कोवेलेंट मॉलिक्यूल के अंदर आयनिक करेक्टर को स्टडी करने के लिए डायपोल मूवमेंट आया था। कोवेलेंट करेक्टर को आयनिक करेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक करेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर या कोवेलेंट मॉलिक्यूल के अंदर, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर या कोवेलेंट मॉलिक्यूल के अंदर आयनिक करेक्टर जो होता है ना, उसे स्टडी करने के लिए हम डायपोल मूवमेंट पढ़ते हैं। तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल कह रहे हैं या कोवेलेंट मॉलिक्यूल, ठीक है। जैसे कि सपोज NH3 है, NH3 क्या है? कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड है। तो इसके अंदर क्या होता है? आयनिक करेक्टर होता है, ठीक है। तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल या कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर आयनिक करेक्टर को स्टडी करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं? डायपोल मूवमेंट, ठीक है। डायपोल मूवमेंट जो होती है, सबसे पहले एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का क्या मतलब होता है? इसकी मैग्नीट्यूड भी होती है और इसकी डायरेक्शन भी होती है। वेक्टर क्वांटिटी मींस इट हैज मैग्नीट्यूड आल्सो, इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, अभी स्टडी करेंगे कि डायरेक्शन कैसे होती है। देखो, उसके बाद इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? डब्ल्यू, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल डी। कैपिटल डी से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यूनिट क्या होती है? ये। अब जो है डायरेक्शन की बात करते हैं कि डायरेक्शन देखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम। जो ये डायपोल मूवमेंट होता है, सबसे पहले इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिजल्टेंट डायपोल मूवमेंट रिप्रेजेंट होती है, ठीक है। अगर सिंपली आपने ऐसे किया, ऐसे बनाया है, तो ये क्या है? ये डायपोल मूवमेंट रिप्रेजेंट करते हैं। पर अगर इसके ऊपर एरो, इसका मतलब ये रिजल्टेंट डायपोल मूवमेंट है, ठीक है। तो ये क्या है? डायपोल मूवमेंट का सिंबल होता है कि डायपोल मूवमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो होता है इसकी डायरेक्शन ऐसे होती है। डायरेक्शन की बात की ना हमने, तो ये एरो जो होता है, ये एरो दिखाता है डायपोल मूवमेंट। ये एरो का जो टेल है वो कहाँ होगी? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की तरफ। इलेक्ट्रो यहाँ पे क्या आएगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। और यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे और यहाँ पे सेंट्रल एटम आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? लोन पेयर, ठीक है। तो जो ये होता है, ये डायपोल मूवमेंट को हम इस एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। जो टेल होती है एरो की, वो क्या होती है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या फिर सेंट्रल एटम यहाँ पे हम शो करते हैं। और यहाँ पे जो हेड होता है वो क्या, उसमें क्या रिप्रेजेंट होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या फिर लोन पेयर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम BeCl2 का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। BeCl2 एक लीनियर मॉलिक्यूल होता है, हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसके अंदर सपोज हमें डायपोल मूवमेंट शो करनी है, तो हमें पता है कि क्लोरीन क्या होती है? क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है ना। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम ऐसे डिस्कस करते हैं। हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले लेक्चर में स्टडी की हुई है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बेरिलियम। इस वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। अब डायपोल मूवमेंट शो कैसे करोगे आप? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो कैसे रिप्रेजेंट होगी डायपोल मूवमेंट? ऐसे। सिमिलरली ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, कैसे रिप्रेजेंट होगी? ऐसे। ये अभी सिर्फ मैंने डायरेक्शन बताई है कैसे डायपोल मूवमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वैसे ये कैंसिल हो जाता है और यहाँ पे नेट डायपोल मूवमेंट आ जाती है 0 पर। अभी हम वो स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमें डायरेक्शन देखनी है, हम कैसे कंपाउंड के अंदर कैसे डायपोल मूवमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ऐसे होता है, जो टेल होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या फिर सेंट्रल एटम यहाँ पे आएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। ये जो एरो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ है और ये जो टेल है यहाँ जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की तरफ है। या फिर अगर हम दूसरा एग्जांपल डिस्कस करें इसका, तो ये है जैसे कि NH3 है। NH3 की शेप ऐसी होती है, ठीक है। सेंट्रल एटम क्या है इसमें? सेंट्रल एटम नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है। कैसे? सेंट्रल एटम से लोन पेयर की तरफ डायपोल मूवमेंट को रिप्रेजेंट किया जाएगा ऐसे, ठीक है। एरो क्या है? एरो
के ऊपर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या आना चाहिए या फिर लोन पेयर आना चाहिए, तो लोन पेयर आ गया, नाइट्रोजन एक सेंट्रल एटम था। अब यहाँ पे नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब देखो ये सब आपको सबसे पहले इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट देखना है, कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ऐसे आप रिप्रेजेंट कर दोगे। या फिर अगर कुछ इस टाइप का मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, उसके अंदर आप सेंट्रल एटम देखोगे या लोन पेयर देखोगे। तो डायपोल मोमेंट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। डायपोल मोमेंट का एक फॉर्मूला भी होता है, वो क्या होता है कि डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द सेपरेशन ऑफ चार्जेस। डायपोल मोमेंट क्या होती है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जो डायपोल मोमेंट होती है वो क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। जैसे कि सपोज यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डी, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच का डिस्टेंस डी से सेपरेट हो रहा है, तो Q इंटू में डी, ये क्या है, ये चार्ज है, इज द प्रोडक्ट ऑफ द डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, ठीक है। ये क्या होता है, डायपोल मोमेंट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो होता है डायपोल मोमेंट का, हमने जो है मेन जो फीचर्स थे इसके पढ़ लिए। अब हम थोड़े से इसको होमोएटॉमिक, हेटेरोएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। देखो सबसे पहले होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल पे देखते हैं। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल किसे कहते हैं? होमोएटॉमिक का मतलब, होमो मतलब सेम, और एटम का मतलब जिस सेम एटम से मॉलिक्यूल बनाओ। होमो मतलब सेम, ठीक है, या लाइक एटम से जो मॉलिक्यूल बनता है उसे हम होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा, जितने भी, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, सारे के सारे सेम, नाइट्रोजन के 2 एटम्स प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के 2 एटम्स प्रेजेंट है, इस तरीके से। अब ये क्या होता है, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल तो सेम एटम से बना हुआ होगा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है वो 0 के इक्वल होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का 0 के इक्वल होता है, और यहाँ पे देयरफॉर जो डायपोल मोमेंट होती है इनकी, वो किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल होती है। डायपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू 0 होती है यहाँ पे, ठीक है। मॉलिक्यूल इसलिए क्या होता है, मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। कैसा मॉलिक्यूल होगा ये, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। अब इसको देखते हैं। देखो सपोज हमने ना फ्लोरीन ले लिया, फ्लोरीन ऐसे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी है उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी है, ठीक है। सपोज इसकी सपोज ऐसे कोई है, जैसे 2, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सपोज 2 है, तो 2 - 2 इज इक्वल्स टू 0, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना आ गया, 0 आ गया। तो सेम एटम की तो 4, सपोज नाइट्रोजन की 4 है, तो 4 - 4 इज इक्वल्स टू 0 है ना, तो सेम नंबर में सेम नंबर को माइनस करोगे तो 0 ही आएगा। तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है, 0 होता है होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। डायपोल मोमेंट क्या होगी, अब डायपोल मोमेंट कैसे रिप्रेजेंट करोगे? देखो दोनों ही इतने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसमें से इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैसे हम कंसीडर करेंगे? कर ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों ही क्या है, सेम एटम है, ठीक है। एरो कहाँ लगाएंगे और ये टेल कहाँ होगी एरो की, हेड कहाँ होगा, ये हम बता ही नहीं पाएंगे इस मॉलिक्यूल के अंदर को, क्योंकि जो डायपोल मोमेंट है वो 0 होगी, बिकॉज सेम एटम्स है, ठीक है। इसलिए जो होता है नॉन पोलर, कोई पोलैरिटी नहीं आती है। ऐसे नहीं कह सकते आप कि यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, या फिर ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है, ठीक है। ये दोनों ही गलत है, क्योंकि दोनों के दोनों जो है सेम एटम्स है। जैसे अब हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इसके बीच में हम ऐसे थोड़ी कह सकते हैं इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। नहीं, बिल्कुल सेम चार्ज है, इसके ऊपर जितना चार्ज है उसी उतना ही चार्ज इसके ऊपर। इसलिए क्या होते हैं, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। अगर आप चार्ज की बात करोगे तो चार्ज भी क्या होता है, इसके ऊपर 0 होता है। देयर इज नो चार्ज ऑन होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल या होमोएटॉमिक कंपाउंड्स, ठीक है। अब हम हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं। सेकेंड कैटेगरी है हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब जो डिफरेंट एटम से बना हुआ है ना, मेड अप ऑफ डिफरेंट एटम्स। यहाँ पे जो भी वहां पे चीज 0 थी ना, यहाँ पे 0 के इक्वल नहीं होती है। जो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता, चार्ज 0 के इक्वल नहीं होता है, डायपोल मोमेंट 0 के इक्वल नहीं होती। देयरफॉर ये कैसे होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। कैसे होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल से स्टडी करते हैं। देखो सपोज यहाँ पे आपके पास HF है, ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड का एग्जांपल है, एग्जांपल हाइड्रोजन फ्लोराइड, या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड एक्सेट्रा, ठीक है। अब HF का एग्जांपल लेते हैं। देखो HF को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें पता है फ्लोरीन जो होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इस वजह से जो फ्लोरीन है 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, देयरफॉर इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हमें पता है ना
कि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, इसलिए फ्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस तो जीरो के इक्वल है ही नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग होती है और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग होती है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस तो जीरो होता नहीं है। चार्ज के जीरो की बात करोगे तो चार्ज भी जीरो नहीं होता, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो चार्ज इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। डायपोल मोमेंट तो जीरो के इक्वल आएगी नहीं, क्यों? क्योंकि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे, क्योंकि फ्लोरीन क्या है, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए एरो उसकी तरफ आएगा। ये क्या है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और फ्लोरीन क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए एरो की डायरेक्शन क्या गई? ऐसे गई। इसलिए जो आपके हेटेरोएटॉमिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं यार? पोलर। ठीक है, पोलर होते हैं वो। एग्जांपल जैसे HCl का भी सेम केस होगा, HCl। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, जिसकी वजह से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए वजह से एरो इसकी तरफ आएगा, टेल इसकी तरफ आएगी। ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा इसके। तो दिस इज अबाउट हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर हमें पता होना चाहिए कि, और वैसे आपको एक बात और बताऊं तो डायपोल मूवमेंट जो होती है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। डायपोल मूवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना, उतनी ही ज्यादा डायपोल मूवमेंट आएगी किसी भी कंपाउंड के अंदर, आप देख लेना। अब पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में डिस्कस करते हैं। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में क्या होता है? पॉली एटम का मतलब, पॉली मतलब मैनी, मैनी एटम से जो मिलके बने होते हैं, बहुत सारे एटम से मिलके। जैसे कि एग्जांपल BF3 है। BF3 क्या है? एक एटम बोरॉन का और 3 एटम फ्लोरीन के, 4 एटम से मिलके बने हुए ना, इसलिए जो मॉलिक्यूल मैनी एटम से मिलके बना होता है उसे हम क्या कहते हैं? पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में अगर आप नेट डायपोल मूवमेंट निकालोगे, नेट डायपोल मूवमेंट इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल होगी? सम ऑफ ऑल डायपोल मूवमेंट्स। जितना भी डायपोल मूवमेंट्स का, जितनी भी डायपोल मूवमेंट्स होगी ना, उनका सम करोगे तो जितनी भी डायपोल मूवमेंट्स है वो इसके इक्वल आएगी। ठीक है, नेट डायपोल मूवमेंट इज इक्वल्स टू वेक्टर सम ऑफ, हम कह सकते हैं वेक्टर सम ऑफ ऑल डायपोल मूवमेंट्स, जितने भी मॉलिक्यूल के अंदर डायपोल मूवमेंट प्रेजेंट होगी उसके इक्वल आएगा। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे ऐसे, जैसे BF3 का लेते हैं। ठीक है, ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपकी क्या होती है? नेट डायपोल मूवमेंट आ जाती है। जैसे BF3 हो गया, BCl3, सपोज BCl3 लेते हैं, जैसे BCl3। ठीक है, हमें पता है क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर टू बोरॉन, तो एरो कहां जाएगा? क्लोरीन की तरफ। तो जो आपकी यहाँ पे जो नेट डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करोगे ना, वन जो फर्स्ट बॉन्ड है, जैसे सपोज ये हमने फर्स्ट, इसकी डायपोल मोमेंट को हमने इससे रिप्रेजेंट कर दिया, इसकी डायपोल मोमेंट को हमने इससे रिप्रेजेंट कर दिया, इसकी डायपोल मोमेंट को हमने इससे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो अगर आप इस पूरे कंपाउंड के अंदर, पूरे BCl3 मॉलिक्यूल के अंदर डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करोगे तो डायपोल मोमेंट क्या आएगी? इसका डायपोल मोमेंट प्लस इसका डायपोल मोमेंट प्लस इस बॉन्ड का डायपोल मोमेंट, इनके सम के इक्वल आ जाएगा डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में नेट डायपोल मोमेंट इसके इक्वल होती है वेक्टर सम ऑफ ऑल डायपोल मोमेंट्स ऑफ अ मॉलिक्यूल के केस में। ठीक है, अब एक मतलब एक नहीं, दो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है डायपोल मोमेंट के टॉपिक में। अगर ये आपको एज अ क्वेश्चन में, मतलब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें हम सॉल्व करके नहीं देखना पड़ता, वो ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं, तो ये वो वाला है, तो हम इसको नोट करके लिखेंगे। देखो, किसी भी कंपाउंड के अंदर सपोज सेंट्रल एटम के पास, सेंट्रल एटम हैज नो लोन पेयर, उसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, हैज नो लोन पेयर, एंड द सराउंडिंग एटम, और जो सराउंडिंग एटम्स है ना वो भी सारे आइडेंटिकल है, सराउंडिंग एटम्स आर सेम, देन जो डायपोल मोमेंट होगी ना वो हमेशा जीरो की इक्वल होगी, ऑलवेज। जो सेंट्रल एटम होता है, अगर सपोज कोई आपका मॉलिक्यूल ऐसा है जिसके अंदर सराउंडिंग एटम सेम है और सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो जो डायपोल मोमेंट आएगी ना मॉलिक्यूल की वो हमेशा ही जीरो के इक्वल आएगी। देखते हैं, सपोज एग्जांपल से समझते हैं, जैसे PCl5 है, SF6 है, एक्सेट्रा। देखो PCl5 के केस में समझते हैं, P ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है,
क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू फास्फोरस, तो यहाँ पे इसकी डायपोल मोमेंट, इसकी ये ठीक है। तो अब देखो, एक इन दोनों की डायपोल मोमेंट कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है। इसकी डायपोल मोमेंट एक ऐसे जा रही है, एक डायपोल मोमेंट ऊपर जा रही है, एक डायपोल मोमेंट नीचे आ रही है। इन सब का सम करना होता है, ये तो इससे कैंसिल ही होगा क्योंकि वेक्टर सम करते हैं, ठीक है। तो ये इस साइड जा रहा है, ये इस साइड मूव कर रहा है, तो इससे कैंसिल हो गया। ये ऊपर जा रहा है, नीचे ये इससे कैंसिल हो गया। इससे जो नेट डायपोल मोमेंट आ गई वो किसके इक्वल आ गई, 0 के इक्वल, ठीक है। इस तरीके से वेक्टर सम लेना होता है आपको, ठीक है। ये वाला डायपोल मोमेंट यहाँ जा रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ जा रहा है, और ये ऊपर ये नीचे इस तरीके से आपस में कैंसिल आउट होकर के यहाँ पे 0 डायपोल मोमेंट आ जाएगी। सेम केस SF6 के अंदर हम देख सकते हैं, ठीक है। और जो सेकंड चीज है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो क्या है, ये सबसे पहले फर्स्ट है। सेकंड, अगर सेंट्रल एटम के पास, सेंट्रल एटम हैज लोन पेयर, देखो सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर हो, या तो फिर देखो अगर मॉलिक्यूल है, सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है, तो जो डायपोल मोमेंट आएगी ना, एक लोन पेयर हो चाहे बहुत, हैज वन और मोर लोन पेयर, देन डायपोल मोमेंट जो होगी मे और मे नॉट इक्वल टू, मे और मे नॉट इक्वल टू 0। मतलब हो भी सकती है किसी केस में और हो भी नहीं सकती। जैसे सपोज हम बात करते हैं XeF2 के बारे में बात करते हैं, XeF2 या फिर XeF4। देखो XeF2 का कैसा होगा, ऊपर देखते हैं, XeF2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, XeF, ठीक है। ज़ीनोन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ज़ीनोन के पास आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ऐसे हो गए ना, ये कितने कितने पेयर्स बन जाएंगे, ऐसे इसके 3 पेयर्स बन जाएंगे, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट हो जाएंगे। अब इसकी डायपोल मोमेंट हम कैलकुलेट करते हैं। देखो डायपोल मोमेंट कैसे होगी, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज़ीनोन से, तो इसकी तरफ ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसकी, इनकी डायपोल मोमेंट। अब देखो सेंट्रल एटम से कहा था ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो सेंट्रल एटम हो, सेंट्रल एटम से टुवर्ड्स लोन पेयर, सेंट्रल एटम से टुवर्ड्स लोन पेयर, सेंट्रल एटम से टुवर्ड्स लोन पेयर, तो इसकी डायपोल मोमेंट, नेट डायपोल मोमेंट क्या आएगी, जैसे हमने PCl5 के केस में डिस्कस किया था, यहाँ पे भी नेट डायपोल मोमेंट 0 आ जाएगी, ठीक है। नेट डायपोल मोमेंट क्या आएगी, 0। इसलिए जो आपका कंपाउंड होगा वो कैसा होगा, दैट इज नॉन पोलर, नॉन पोलर होगा। तो जैसे सेंट्रल एटम के पास 1 या फिर 1 से ज्यादा लोन पेयर है, तो जो डायपोल मोमेंट आती है वो मे और मे नॉट इक्वल टू 0 आएगी। जैसे कि XeF2 के अंदर हमने देखा है कि XeF2 के अंदर क्या होगा, डायपोल मोमेंट आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, Xe के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमने सारे ऐसे देखे, डायपोल मोमेंट आपस में कैंसिल आउट कर देगी, देयरफॉर द मॉलिक्यूल विल बी नॉन पोलर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। अच्छा, एक आपको पता होना चाहिए कि कोई पोलर कंपाउंड है तो उसके पास नॉन पोलर बॉन्ड भी हो सकता है, और जो नॉन पोलर कंपाउंड है उसके पास पोलर बॉन्ड भी हो सकता है। नॉन पोलर कंपाउंड may have polar bond, may have polar bond, और पोलर कंपाउंड के पास नॉन पोलर बॉन्ड भी हो सकता है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि नॉन पोलर कंपाउंड के पास पोलर बॉन्ड कैसे आएगा। देखो इसके एग्जांपल है, जैसे कि BF3 हो गया, CCl4 हो गया, या फिर वाटर हो गया, एक्सेट्रा। ये सारे क्या है, ये सारे नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं। कैसे हैं, नॉन पोलर कंपाउंड, CH4 भी ले सकते हैं हम, ये सारे क्या है, नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं, ठीक है। अब इन नॉन पोलर कंपाउंड्स के अंदर जो आपका बॉन्ड देखोगे, जैसे कि जो BF है, जो CCl है, जो OH है, जो CH है, ये सारे बॉन्ड्स क्या है, दीज बॉन्ड्स आर पोलर, ये सारे बॉन्ड्स क्या होते हैं, पोलर होते हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं ना, जैसे ये सारे के सारे हैं, तो इनके पास पोलर बॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है। दे कैन आल्सो कंटेन पोलर बॉन्ड्स, ठीक है। इसके अंदर क्या है, ये सारे पोलर होते हैं, तो इसलिए जो कंपाउंड्स है वो यहाँ पे नॉन पोलर है। अब पोलर कंपाउंड जो है, सेकंड पोलर कंपाउंड
मे हैव नॉन पोलर बॉन्ड्स, इसके पास भी नॉन पोलर बॉन्ड्स हो सकते हैं, नॉन पोलर बॉन्ड्स। अब इसका एग्जांपल है जैसे कि NH3 एंड PH3। देखो NH3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, PH3 को, ठीक है। नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फास्फोरस के पास भी आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, इस वजह से। अब देखो इसकी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखते हैं, सेंट्रल एटम से लोन पेयर की तरफ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, सेंट्रल एटम से लोन पेयर की तरफ, इलेक्ट्रो पॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। ये सारे क्या इनकी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है ना, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। इस वजह से क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल के पास नॉन पोलर बॉन्ड्स आ गए, पोलर मॉलिक्यूल पोलर कंपाउंड्स थे, पर इनके पास क्या है, नॉन पोलर बॉन्ड्स आ गए, जिनकी डायपोल मोमेंट होगी वो इस तरीके से रिप्रेजेंटेड होगी, ठीक है। तो कुछ ना कुछ आएगा ही आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब जो डायपोल मोमेंट आएगी वो कुछ ना कुछ तो आएगी, जीरो तो आएगी नहीं, बिकॉज सारे एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी जो अभी हमने नोट की है। अब जो है हम एप्लीकेशंस की बात करते हैं डायपोल मोमेंट की। देखो डायपोल मोमेंट जो होता है ना, वो 4 टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काम आता है, और देयरफॉर इसकी 4 ही एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस ऑफ डायपोल मोमेंट, सबसे पहले हमें पता है, अब लग गया है कि किसी भी मॉलिक्यूल की सपोज डायपोल मोमेंट 0 है, तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, नॉन पोलर होगा, और कैसा होगा, सिमेट्रिकल होगा। किसी भी कंपाउंड या किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर डायपोल मोमेंट अगर 0 है तो कैसा होगा, वो कंपाउंड नॉन पोलर होगा और सिमेट्रिकल होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि CCl4 हो गया, BF3 हो गया, CH4 हो गया, एक्सेट्रा, ये सारे क्या है, नॉन पोलर, और ये सारे कैसे होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं। दूसरी बात, अगर डायपोल मोमेंट किसी कंपाउंड के अंदर 0 के इक्वल नहीं आती है तो कंपाउंड कैसा होगा, पोलर होगा, और कैसा होगा, अनसिमेट्रिकल होगा, अनसिमेट्रिकल होगा, ठीक है। डायपोल मोमेंट जो होती है पोलर अगर है, डायपोल मोमेंट 0 के इक्वल नहीं है तो वो कैसा होगा, कंपाउंड अनसिमेट्रिकल होगा, जैसे कि NH3 होगा या फिर CHCl3 होगा, ठीक है। जो भी है ये सारे के सारे अनसिमेट्रिकल होंगे अगर डायपोल मोमेंट 0 के इक्वल नहीं आती है। जो तीसरी एप्लीकेशन है, ये सिस और ट्रांस को डिस्टिंग्विश करने में काम आता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस एंड ट्रांस। अब सिस और ट्रांस क्या होते हैं, देखो जैसे सपोज सिस और ट्रांस, सिस का मतलब सेम साइड पे एटम प्रेजेंट होना, ट्रांस के अंदर अपोजिट साइड पे, जैसे ये है, ठीक है, सेम साइड पे ए है, सेम साइड पे, ये सेम साइड पे प्रेजेंट हो गए। अब सपोज ए को मैं इसकी अपोजिट डायरेक्शन में मैंने ये लिख दिया, तो ये क्या होता है, ट्रांस। आपको पता होना चाहिए जो सिस की डायपोल मोमेंट होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ट्रांस। डायपोल मोमेंट ऑफ सिस इज ग्रेटर देन डायपोल मोमेंट ऑफ ट्रांस, ठीक है। तो डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करते हैं बिटवीन सिस एंड ट्रांस, सिस की डायपोल मोमेंट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ट्रांस। और जो इसका फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को लोकेट करना। फोर्थ जो है लोकेशन ऑफ पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। जैसे कि बेंजीन है, बेंजीन के अंदर सपोज मैंने क्लोरीन ऐसे लगा दिए, एक बार मैंने क्लोरीन इस एंगल पे लगा दिए, और एक बार मैंने क्लोरीन ऐसे लगा दिए। अब देखते हैं, देखो जो डायपोल मोमेंट होती है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड एंगल की। अब देखो इनके बीच में बॉन्ड, अब बॉन्ड एंगल हम रिप्रेजेंट करेंगे, क्या रिप्रेजेंट करेंगे, बॉन्ड एंगल, ठीक है। ये ऐसे Cl, यहाँ पे Cl, ठीक है। देखो इनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना बन रहा है, Cl और Cl के बीच में जो बॉन्ड एंगल बन रहा है वो क्या है, देखो ऐसे करके देखोगे आप, ऐसे ऐसे इसको, ये कितने डिग्री का एंगल लग रहा है आपको, 120 डिग्री, तो 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। इसके बीच में ऐसे कितने डिग्री का एंगल लग रहा है, 180 डिग्री का, यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल है। इनके बीच में ऐसे करके देखेंगे कितने डिग्री का एंगल लग रहा है, 60 डिग्री। तो जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल उसकी डायपोल मोमेंट उतनी ही कम होगी, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, देखो ऐसे होता है, जैसे कि
ये है ना, इसको हम कहते हैं पैरा। जब भी कोई चीज अपोजिट उसमें प्रेजेंट होगी, जैसे बेंजीन है, ये बिल्कुल ऐसे प्रेजेंट है ना, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट, उसको हम क्या कहते हैं पैरा। ठीक है, अगर इसका पूरा नाम देखोगे तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन होता है, इसका पूरा नाम क्या होता है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मेटा। 1 2 3 जब फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं, ऐसे भी आप देख सकते हो 1 2 3 4 जब 1 और 4 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होंगे तो होगी पैरा, और जब 1 2 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होगी तो वो कौन सी होगी, ऑर्थो। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो डायपोल मूवमेंट होती है वो किसकी होती है, मेटा की ज्यादा है, नहीं मेटा की क्यों ज्यादा है, पैरा की ज्यादा है सबसे पहले, क्योंकि बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा किसका है, इसका देखो बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा किसका है, बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा 180 डिग्री का है, तो डायपोल मूवमेंट सबसे कम किसकी होगी, इसकी। तो डायपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा किसकी होती है, ऑर्थो की। फिर किसकी होती है, पैरा मेटा की। फिर किसकी होती है, पैरा की। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे जैसे एंगल डिक्रीज करेगा तो आपका जो डायपोल मोमेंट की वैल्यू होगी वो इंक्रीज करेगी। ठीक है, इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, 180 डिग्री का, इन दोनों के बीच में 120 डिग्री का, इन दोनों के बीच में 60 डिग्री का। इसको पता भी होना चाहिए आपको, बोलते क्या है, इस पोजीशन को क्या कहते हैं, मेटा। 1 2 3 जब 1 3 पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, 1 4 पे जब सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं तो पैरा, और 1 2 पे जब सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं तो ऑर्थो। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट हम बता देंगे, डायपोल बॉन्ड एंगल सबसे कम किसमें, इसमें। डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा किसकी, ऑर्थो की। फिर बॉन्ड एंगल किसमें, फिर इसकी डायपोल मोमेंट ज्यादा, फिर इसकी डायपोल मोमेंट ज्यादा। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल सबसे कम और डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा। जो फिफ्थ पॉइंट है इसका वो क्या है, परसेंट आयनिक कैरेक्टर को कैलकुलेट करना। परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर को कैलकुलेट करना कैसे होगी, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट अपॉन में थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट, इनटू में 100। ये क्या होता है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू आएगा, वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट अपॉन में थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट इनटू में 100। तो किसी भी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू में अगर आपको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दी हुई है या परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर दी है, थ्योरेटिकल वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से कर सकते हैं। तो जो डायपोल मोमेंट का ओवरऑल टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, डायपोल मोमेंट के अंदर अब आप इस जितना भी हमने पढ़े इससे आप जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस है वो सॉल्व कर पाओगे। तो आप इसके बेसिस पे जितने भी डायपोल मोमेंट के क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व करोगे। वैसे बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है। ठीक है, थोड़े बहुत पॉइंट्स होते हैं जो हमें माइंड में सेव करने होते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। ठीक है, पर हाँ एक बात आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि NH3 है, आप ना लोन पेयर हमेशा कंसीडर करना। लोन पेयर ऐसे नहीं है कि सपोज आपको कोई कंपाउंड ऐसे दिया हुआ है NH3 तो आप तो भूल ही जाओ कि यहाँ पे लोन पेयर भी होते हैं। नहीं, किसी क्वेश्चन में अगर आपको ऐसे दिया हुआ है तो आप देखोगे इसका स्ट्रक्चर बना के, पहले ये स्ट्रक्चर, इसके लिए आपको स्ट्रक्चर पता होना बहुत जरूरी है डायपोल मोमेंट में। ठीक है, सपोज आप ऐसे बना दो स्ट्रक्चर तो ये स्ट्रक्चर नहीं होता इसका, फिर आपकी डायपोल मोमेंट की वैल्यू गलत आएगी। तो इस वजह से डायपोल मोमेंट को पढ़ने से पहले आपको कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को बनाना आना जरूरी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।